नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉयल्टी अकाउंट यानी अधिकार शुल्क खाते। बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, जिसमें बुक्स ले लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर एस के सिंह का बुक है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल का नाम से ही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा आ जाएगा, इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको टोटली नोट्स मिल जाएंगे। और आप लोग का एग्ज़ाम अप्रैल में है, बोर्ड एग्ज़ाम, टेस्ट मेरा नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का अप्रैल में है, तो अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क क्या है। ठीक है, देखिए अधिकार शुल्क यहाँ लिखे हुए हैं। अधिकार शुल्क जो है ये एक प्रकार की, जैसे किराया समझता है ना, किराया है, लेकिन ये ऐसी किराया नहीं है जो कि जैसे रूम के लिए लिया जाता है, किसी गाड़ी के लिए जाता है या किसी मूर्त संपत्ति के लिए लिया जाता है इसको प्रयोग करने के लिए, वैसा नहीं है। ये ऐसा शुल्क है, देखिए आपको अधिकार शुल्क में ही आपको मिल जाएगा अधिकार। ठीक है, अधिकार प्लस शुल्क, ठीक है, यानी अधिकार का शुल्क। इससे आप लोग स्पष्ट रूप में हम सब बताएं तो आप लोग स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं कि अधिकार शुल्क वैसा शुल्क है जो किसी व्यक्ति के संपत्ति, किसी व्यक्ति का संपत्ति है, आपको उसका अधिकार लेकर यदि आप उसको उपयोग करते हैं और उसके उपयोग करने के बदले जो आप राशि देते हैं वही क्या है, अधिकार शुल्क है, यानी क्या है, रॉयल्टी है। ठीक है, अब देखिए इसके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप लोग बना सकते हैं इसके। देखिए इसके देखिए अधिकार शुल्क जो है ना, इसमें परिभाषा बनाने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप लोग थ्योरी बहुत कम लिखते हैं, मैथ ज़्यादा बनाते हैं, तो मैथ का हम लोग ज़्यादा जिक्र करेंगे, लेकिन थ्योरी को थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन अच्छे से बताएंगे। थोड़ा धीरे से रखिएगा, बोर्ड छोटा है लेकिन इसी में एडजस्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए अधिकार शुल्क की संपत्ति या विशेषाधिकार के उपयोग जो व्यक्ति करता है वो उसको उपयोग करने के बदले कुछ रुपये देता है, शुल्क देता है। शुल्क वह शुल्क जो जिसका संपत्ति होता है वह व्यक्ति तय करता है कि हमें इतना शुल्क चाहिए, वो उस शुल्क देता है, वही अधिकार शुल्क होता है। इसके लिए देखिए इसमें इसके अधिकार शुल्क निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें कुछ खनिज जो पदार्थ होता है ना, खनिज पदार्थ पे लागू होता है। खनिज पदार्थ के माध्यम से निकाला जाता है, जैसे कि तेल हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, और बुक मतलब प्रकाशित करने के लिए उसका अधिकार हो जाएगा। लेकिन इस अध्याय में, इस बुक में हम लोग को सबसे अधिक पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, खदान पढ़ना है, कोयले से संबंधित पढ़ना है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा नहीं करते हुए थोड़ा सा शॉर्ट में, अब देखिए आप लोग भली बात ही अधिकार शुल्क समझ गए होंगे। अब देखिए हम उसके पहुँचते हैं क्या चीज़ पे, उसके विशेषता पे। अधिकार शुल्क की विशेषता यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधिकार शुल्क समझौते पर आधारित आवधिक भुगतान है। जो समझौता किया जाता है, देखिए दो व्यक्ति होते हैं, एक स्वामी मतलब भूमि का, मान लीजिए किसी भूमि होता है, भूस्वामी होता है, भूस्वामी लिख देना है ना, भूस्वामी, एक भूस्वामी होते हैं जिसका संपत्ति होता है, लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। देखिए और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो होता है जो इसको प्रयोग करने वाला है, उसे इस किताब की भाषा में बोले तो पट्टेदार बोला जाता है, पट्टेदार। ठीक है, इसको बोला जाता है पट्टेधारी, इसको पट्टेदार। समझ में आ रहा है? इसको देखिए जो भूस्वामी होता है, जो मतलब कि संपत्ति का मालिक होता है, उसको ऑनर भी बोला जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है तो क्या है, लैंड लॉर्ड के माध्यम से हम इसको अधिक जानेंगे, लैंड लॉर्ड उठाते हैं, बाकी आप लोग बुक से जान जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले जो अधिकार शुल्क होता है वो समझौते पर आधारित अवधि भुगतान का हो जाता है।
मतलब कि इन दो व्यक्तियों के बीच जिसका संपत्ति है और एक जो संपत्ति लेने वाला है, इन दो व्यक्तियों के बीच जो समझौता होता है कि जितने समय पर उसको इतना पैसा चाहिए, इतना मतलब कि जितना उसका प्रोडक्ट हो उतना ही चाहिए, तो उसी का अनुसार वो करेगा। ठीक है। और यह जो मतलब कि अधिकार शुल्क जो है, अधिकार शुल्क खाता जो है, यह एक आगम मद है। कैसा मद है बाबू? आगम मद है। जबकि भूस्वामी के लिए यह आयगत है। भूस्वामी के लिए कैसा? देखिए, भूस्वामी मतलब वही मालिक है जो संपत्ति का, उसके लिए क्या है? आयगत है। और यह एक और बोलता है कि अधिकार शुल्क लागत पर आधारित अधिकार शुल्क को लागत व्यय अंग माना जाता है। जो अधिकार शुल्क है इसको लागत पर आधारित अधिकार शुल्क लागत व्यय का एक अंग माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? एक अंग माना जाता है। और आगे देखिए, उत्पादन, इसे उत्पादन खाता या निर्माणी खाता के अंतर्गत प्रभावित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है। और अधिकार शुल्क, सबसे खास बात यह है कि अधिकार शुल्क एक अवास्तविक खाता है। तो आप लोग परिभाषा बनाने के लिए आप बना सकते हैं कि अधिकार शुल्क एक अवास्तविक खाता है जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति को या संपत्ति के अधिकार को उपयोग करने के बदले जो शुल्क दी जाती है उसी को क्या कहते हैं? अधिकार शुल्क कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग समझते हैं किराया और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है। तो किराया, देखिए, किराया किसी भी संपत्ति का, जैसे किसी संपत्ति है, मूर्त हो या जैसी भी हो, मतलब अधिकतम मूर्त संपत्ति ही होती है जिसके प्रयोग करते हैं हम लोग, उसका देखिए, उसके अधिकार नहीं लेते हैं, सिर्फ हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ समय के लिए, दिन में हो सकता है, माह में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, वर्ष में हो सकता है, जिसको हम लोग जिसमें रहकर किसी प्रकार का उपयोग करते हैं, या उसमें थोड़ा सा क्या बोला जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि किराए पर हम गए और उसमें केवल रहने के लिए कुछ समय के लिए जैसे बुक किया जाता है ना, वो किराया हो जाता है। लेकिन अधिकार शुल्क में ऐसा नहीं होता है। देखिए, अधिकार शुल्क में क्या होता है? अधिकार शुल्क में इसमें जो भूस्वामी है, जो ऑनर है, उसके संपत्ति को उपयोग किया जाता है। उसके संपत्ति जो है उसको जितना उपयोग किया जाएगा, जितना बेचा जाएगा, उसी के अनुसार उसको जो शुल्क है, अधिकार शुल्क दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, जो किराया होता है, जो किराया वो मूर्त संपत्ति, जैसे मान लीजिए मकान हो जाए, जैसे रूम लेते हैं हम लोग, कोई मशीन हो गया, या फिर कोई अदर कोई मान लीजिए संपत्ति हो गया जिसके प्रयोग समझना है, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो दिया जाता है उसे रेंट होता है, यानी क्या होता है? किराया होता है। लेकिन अधिकार शुल्क में क्या होता है बाबू? कि जो संपत्ति है, जिस मालिक का संपत्ति है, उस संपत्ति को हम लोग उपयोग करते हैं, जितना उसमें का, जैसे मान लीजिए कोयला खदान है, उसका जितना हम लोग कोयला निकालते हैं, जितना सेल करते हैं, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? उसका अधिकार शुल्क देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए चलिए अब हम पहुंचते हैं, इसके कुछ मूलभूत बिंदु हैं जिस पे हम पहुंचेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले जब खाते बनाते हैं तो सबसे पहले डेट की बात आती है, तो डेट के छोड़ दीजिए। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आउटपुट यानी क्या बाबू? उत्पादन। उत्पादन में देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के, देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसमें दो व्यक्तियों के बीच संबंध रहता है। इन दो व्यक्तियों के बीच संबंध जो होता है वो एक स्वामी होता है, भूस्वामी हो जाएगा। अगर कोयला खदान है तो कोयले स्वामी का, मतलब कोयला जो खदान है उसका खुद उस खदान का स्वामी हो जाएगा। या इसको पट्टेदाता भी कहा जाता है, पट्टादाता कहा जाता है ना। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। अब देखिए, इसको इंग्लिश में बाबू सबसे पहले हम इस बुक में हम लोग लैंड लॉर्ड के माध्यम से इसको जानेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में इसको अलग भी कर सकता है। तो क्वेश्चन में क्या सकता है? लेसर कह सकता है और लीसर भी कह सकता है और लेसर भी कह सकता है। ठीक है, दो हो सकता है। देखिए, और दूसरा जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो इसके अधिकार का जो उपयोग करेगा, अधिकार लेगा, उसको क्या कहते हैं बाबू? उसको कहते हैं लेसी। क्या कहते हैं बाबू? लेसी।
क्या कहते हैं, लेसी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पट्टाधारी। बताएं ना पहले, पट्टाधारी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पट्टेधारी कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेसी कहते हैं, ठीक है। या इसको पट्टेदार भी कहा जा सकता है, इसमें सोचने की बात नहीं है। पट्टेदार, पट्टेदार नहीं, पट्टेदार, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, पट्टेदार। अब समझ लेते हैं हम लोग इसको, क्या, आउटपुट। जो आउटपुट है ये होता है कि मान लीजिए कि जो लैंडलॉर्ड हैं, लैंडलॉर्ड और कौन, लेसी, इन दोनों के बीच जो लैंडलॉर्ड है इनके कोयले का खदान है, ठीक है। दिखाई दे रहा है बोर्ड में, बहुत अच्छे। जो ये कोयले का खदान है इनका, और ये जो लेसी है ये क्या है बाबू, व्यापारी है। क्या है, व्यापारी है। तो जो व्यापारी इस कोयले को खदान को लेगा, तो ये कुछ मतलब शर्त रखते हैं। शर्त अभी आगे जो बिंदु आएगा उस पर हम लोग आगे बताएंगे। अभी थोड़ा इसी के बारे में जान लेते हैं, क्या जान लेता है, आउटपुट के बारे में। तो ये जो व्यापारी भाई हैं ये क्या करेंगे, इधर से इसमें से जो माल निकालेंगे, जितना उत्पादन निकालेंगे उसको इस आउटपुट वाले खाते में दिखाया जाता है कि किस समय में कितना हुआ। समय सबसे पहले रहेगा, उसके बाद आउटपुट में कितना उत्पादन किया गया, कितना माल निकाला गया है उसका जिक्र किया जाएगा, उसका हम लोग लेखा करेंगे, ठीक है। अब दूसरे पे आता है, दूसरा पे आता है बाबू रॉयल्टी, ठीक है। दूसरा क्या आता है, रॉयल्टी आता है। तो रॉयल्टी में जब आप देखिएगा तो रॉयल्टी में एक फिक्स होता रहा है रुपया, जो मान लीजिए दे देगा पर 5 रुपया पर टन। क्या देगा बाबू, 5 रुपया पर टन। उन्हें जो माल निकाल रहे हैं, जो कोयला निकाल रहे हैं, वो पर टन का 5 रुपये चाहिए। अब उसके बाद आप 50 टन निकालें या 60 टन निकालें, उसी के अनुसार आपको गणना करके 5 रुपया पर टन के माध्यम से उसको क्या करना है, रॉयल्टी देना है। तो जितना आप लोग इसे कैलकुलेशन कीजिएगा, जितना रॉयल्टी होगा उसको इस रॉयल्टी वाले खाते में दिखाना है। क्या करना है, रॉयल्टी वाले खाते में प्रस्तुत करना है या दिखाना है, बात सेम ही है। अब देखिए अगला जो होता है वो होता है मिनिमम रेंट, ठीक है, मिनिमम रेंट। अब देखिए जो मिनिमम रेंट होता है ना, ये मिनिमम रेंट यही दो जो पार्टनर अभी बताए ना, जैसे कि मान लीजिए कि लैंड, इसको ए भी मिले लेते हैं ना। मान लीजिए ए क्या है, स्वामी है, और बी जो है वो क्या है, व्यापारी है। इन दोनों के बीच जब ये जाएंगे, ये के पास जब कोयले के जो खदान है इसके पास जब ये व्यापारी बन के जाएगा तो इन दोनों के बीच कुछ समझौता होगा। ये कहेगा कि भाई हमको आपका खदान चाहिए, वो खदान चाहिए, उसमें से हम कोयला निकालेंगे और आप बताइए कि उसमें कितने प्रति टन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो पहले हमने रॉयल्टी के अनुसार बताया 5 रुपया प्रति टन, तो उसी को लेते हैं। तो ये पहले से इन लोगों का फिक्स हो गया 5 रुपया पर टन। क्या बाबू, पर टन, ठीक है। अब 5 रुपया पर टन इन लोगों के बीच क्या हो गया, बात हो गया। लेकिन ये कहेगा अच्छा ठीक है 5 रुपया टन तो है, लेकिन ये कहेगा नहीं 5 रुपया टन नहीं है, अभी मेरा आप माल निकालिए या नहीं निकालिए से नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप अधिक माल निकालिएगा तो रॉयल्टी के अनुसार से दीजिएगा, लेकिन कम से कम मेरा मिनिमम रेंट 5000 रुपया है। कितना है बाबू, 5000 रुपया। अभी कहेगा देखिए अब आप जब ले रहे हैं, देखिए सबसे पहले जो खदान होता है ना या कोई संपत्ति होता है, इसको कुछ समय के लिए लिया जाता है। इसका पट्टा जो है कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, अधिकार उस पर कर लिया जाता है कि हम इतने समय, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए कर दिया गया। 5 साल के लिए क्या किया, बुक कर दिया कि आपके खान से हम 5 साल तक लगातार कोयला की निकासी करना चाहते हैं, आप 5 साल तक अपने संपत्ति का अधिकार हमको दे दीजिए। तो कहेगा ठीक है भाई देंगे। 5 रुपया पर टन तो पहले से फरिया लिया, और दूसरा रखेगा कि 5000 रुपया हमको पर मंथ चाहिए, पर वर्ष चाहिए। मिनिमम रेंट हमको कम से कम 5000 रुपये चाहिए। आप इससे कम का माल निकालते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप हैं, हम नहीं हैं। और इससे ज़्यादा का निकालते हैं तो हमको रॉयल्टी के अनुसार से चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 रुपया पर टन है तो 1000 टन निकालेगा। 1000 टन तो कितना होगा, 5000 रुपया टन, 5000 का होगा। 1000 टन से अगर ये कम निकलता है, अगर 900 टन निकलता है तो 4500 रुपये का होगा। जो इसको 500 रुपया जो एक्स्ट्रा हो रहा है, कम हो रहा है, ये 500 रुपया जो व्यापारी है बी, ये अपने जेब से लगाकर इसको भुगतान करेगा। क्या करेगा बाबू, इसको भुगतान करेगा, ठीक है।
अब देखिए इस बात आप लोग समझ गए कि 5,000 रुपये इसका क्या है, मिनिमम रेंट है। अगर इससे कम देगा तो ये मिनिमम रेंट वाला जो ऑनर है ये नहीं लेगा, लैंडलॉर्ड है ये नहीं लेगा, कहेगा नहीं हमको चाहवे नहीं करेगा। हमको जो फिक्स हुआ, जो हमसे आपसे बात हुई थी कि 5,000 रुपया हमको पर मंथ चाहिए, चाहे पर वर्ष चाहिए मिनिमम रेंट, तो आपको इतना ही देना पड़ेगा। अगर इससे अधिक आप माल निकालते हैं, जैसे 10,000 टन 1,000 टन से आप अधिक माल निकालते हैं, 1,100 टन निकालते हैं, तो 1,100 गुणे 5 रुपया पर टन करके कैलकुलेशन करके जितना आएगा उतना आपको देना है, यानी 5500 रुपया उसको देना पड़ेगा। किसको? लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। 3 का मिनिमम रेंट है जी, 10 मैंने इसको कम नहीं चाहिए, इससे अधिक ही चाहिए। इससे कम दीजिएगा तो नहीं लेगा, इससे 1 रुपया भी कम दीजिएगा तो नहीं लेगा। अब देखिए जब ये कहेगा, जब इन लोगों के बीच जब ये बात होगा तो ये कहेगा मिनिमम रेंट हो गया। देखिए ए वाला है, ये कोयला खदान है, ये बी वाला जो व्यापारी है। जब ये कहेगा अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारा 5,000 रुपया है तो मेरा भी एक पॉइंट है। अब इसका पॉइंट क्या यहाँ पर आता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका पॉइंट जो चौथा आता है ये आता है शॉर्ट वर्किंग। क्या आता है बाबू? शॉर्ट वर्किंग। वेरी गुड। क्या आता है? शॉर्ट वर्किंग। बहुत अच्छे, पहले सुन लो ध्यान से। शॉर्ट वर्किंग आता है, ठीक है। अब शॉर्ट वर्किंग में ध्यान दीजिएगा कि जो शॉर्ट वर्किंग है ये बी कहेगा अच्छा भाई तुम तो मिनिमम रेंट रख लिए हो 5,000 रुपया, मान के चलो कभी हमने कम माल निकाला तो मेरा घाटा ही ना जाएगा, ठीक है। बी ये कहेगा ये तो बात है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? तो कहेगा ठीक है हम तुमको देंगे, सॉरी पर एक और इसमें पॉइंट था, मिनिमम रेंट समझ लीजिए। जो शॉर्ट वर्किंग जो इसका 500 रुपया जाएगा, ये कहेगा कि मेरा घाटा ही ना जाएगा, तो कहेगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, तुम जानो। तो बाद में सोचेगा तो कहेगा अच्छा ठीक है, सोचते हैं। तो ये जो व्यापारी है ये जितना, इसको देखिए ये 5,000 रुपया है ना, अगर 900 टन निकाल रहा है तो पर टन कितना, पर टन 5 रुपया तो कितना हो जाएगा बाबू? 4,500 रुपया हो जाएगा। तो 4,500 रुपया में 500 रुपया उसको अपने जेब से देना पड़ेगा। जो अपने जेब से जो 500 रुपया देगा उस पैसा को हम किस में दिखाएंगे? शॉर्ट वर्किंग में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे बाबू? शॉर्ट वर्किंग में दिखाएंगे, ठीक है। जो देखिए जो इसका लॉस होगा ना, व्यापारी का जो लॉस होगा जो अपने जेब से निकाल के देगा वो किस में दिखाया जाएगा? शॉर्ट वर्किंग में दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए 4 तक। अब आगे भी पॉइंट बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब देखिए छठा में जो 5वां और जो पॉइंट आता है ये तो शॉर्ट वर्किंग देगा, तो ये कहेगा अच्छा भाई चलो ये तो हम अपने शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन ये तो हमारा लॉस ही ना है, तो इसको कुछ उपाय करो कि जब तुम ले रहे हो तो मेरा भी कभी प्रॉफिट हो। ठीक कहेगा, ये सोचेगा तो फिर कहेगा अच्छा हाँ चल ठीक है। तो ये एक और नीति, एक और बिंदु अपनाएगा, एक और पॉइंट निकालेगा। वो क्या होगा बाबू? वो क्या होगा? सबसे पहले समझिए सरप्लस। यहाँ क्या होगा? सरप्लस। कौन सा पॉइंट अपनाएगा? एक सरप्लस का। ये कहेगा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पिछले वर्ष निकाल रहे हो, अगर तुम्हारा लॉस होता है 500 रुपया, तो तुम अगले वर्ष अधिक माल निकालो। तुम अधिक माल निकालोगे तो जब सरप्लस होगा, यानी जो अधिक क्या होगा, इसका मतलब अधिक क्या होता है? अधिक क्या, जो अधिक क्या होगा उसमें से तुम अपना चाहो तो रिकवर कर सकते हो। तो कहेगा अच्छा ठीक है रिकवर कर सकते हैं, तो किस प्रकार रिकवर करेंगे? तो ई अब एक और पॉइंट निकालेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट का निकालेगा बाबू, यहाँ पे एक और पॉइंट का निकालेगा, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। क्या निकालेगा? रिकूप्ड। ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड मतलब जो लघु कार्य जो राशि था उसको हमने क्या किया? रिकवर किया या वसूल किया, ठीक है। देखिए जब एक और नीति अपनाएगा शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, तो रिकूप्ड ये निकालेगा तो ये कहेगा शॉर्ट रिकूप्ड का मतलब क्या है? ये पूछेगा क्या है, तू कहेगा सर जो पिछले वर्ष जो हमारा लॉस हुआ था ना 500 रुपये वो आप कह रहे हैं रिकूप्ड करने के लिए, तो हम ये जो सरप्लस आप निकाला ना पॉइंट इसी में से हम रिकूप्ड करेंगे शॉर्ट वर्किंग। कब रिकूप करेंगे? जब सरप्लस होगा, तब जो लॉस हुआ था वो अगले वर्ष इसका कर लेंगे। तो फिर ये पॉइंट क्या निकलेगा? अच्छा भाई निकालोगे तो ये ज़्यादा समय के लिए ऑफर नहीं रहेगा, यह ऑफर रहेगा मात्र अगले 2 वर्ष तक कर सकता है, अगले 1 वर्ष तक कर सकता है, अगले 3 वर्ष तक, लेकिन परमानेंट नहीं कहेगा। अगले 1-2 वर्ष तक कर सकता है, अधिकतम 2 वर्ष तक कहता है।
तो कहेगा अच्छा भाई तो तुम ये बुद्धि लगाए हो तो मेरा भी एक ऑफ़र है, सुन लो। ये ऑफ़र तुमको अधिक समय के लिए नहीं देंगे, मात्र दो वर्ष के लिए देंगे या इसका अगले वर्ष तक देंगे। अगर तुम ये पहला वर्ष तुम्हारा लॉस होता है तो इसके दूसरे वर्ष में तुम अधिक माल निकाल कर, अधिक खदान से कोयला निकाल कर तुम इसको रिकूप कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो उसको भूल जाना, वो तुम्हारा लॉस ही रहेगा, उसको भूल ही जाना, उसको भूलवाने के चक्कर में पड़ जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए ये जो व्यापारी का और लैंडलॉर्ड का जो मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आता है ना, जो संबंध में थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रहा है आपको, ये पॉइंट से जो व्यापारी है इसको कुछ प्रेरणा भी मिलता है। इसका लॉस तो होता है, जो जेब से भरेगा तो लॉस है ही है, इसका घाटा है ही, लेकिन इसको एक प्रेरणा मिलता है कि अधिक से अधिक माल निकाले और सेल करे। क्या होता है बाबू, अधिक से अधिक माल निकाले कि इसका काम थोड़ा अधिक चले। ठीक है, अब देखिए जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कर लेगा तो अब रिकूप्ड जब कर लिया तो कर लिया, मान लीजिए कि आगे चल के 1200 का माल निकाला बेचारा, लेकिन वो भी रिकूप नहीं कर पाया, 300 रुपया अभी लॉस हो गया इसका। तो एक और आता है पॉइंट इसका, जो 7वां नंबर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा या शॉर्ट वर्किंग ऑन रिकूप्ड लगाएगा, शॉर्ट वर्किंग ऑन रिकूप्ड कर देगा। लास्ट अकाउंट इसमें कितने खाते बना जाएंगे बाबू, 7 खाते बना जाएंगे, 8 खाते बना जाते हैं, जिसमें एक डेट भी होता है। तो ये 7 ये हो गया और एक डेट होता है। इसे कैलकुलेशन करेंगे जब लेकर आएंगे तो इस पर हम समझ लीजिए कि इसके प्रकार किस प्रकार होते हैं। जो अधिकार शुल्क है इसको किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो अधिकार शुल्क के जो प्रकार हैं वो सबसे पहले एक में आप लोग देखिएगा कि ये जो खान संबंधित अधिकार शुल्क होते हैं, किससे संबंधित बाबू, खान संबंधित। इसमें पढ़ना है उसको हम बता रहे हैं किससे, खान संबंधित, खान संबंधित। इंग्लिश भी डाल दे रहा है, इंग्लिश क्या होगा बाबू, मीनिंग रॉयल्टीज, क्या होगा, मीनिंग रॉयल्टीज। समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और अगला जो होता है कॉपीराइट संबंधित अधिकार शुल्क। किससे बाबू, कॉपीराइट, जैसे कोई मान लीजिए बुक जो है लिखा है उसको प्रकाशित करा रहा है, तो प्रकाशित करने के बदले जो शुल्क लेता है वो उसको क्या कहते हैं, कॉपीराइट संबंधित। तो कॉपीराइट जैसे बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपीराइट संबंधित। और अगला जो होता है पेटेंट संबंधित, ठीक है। और अगला ईंट बनाने के संबंध से भी अधिकार शुल्क को लिया जाता है। जैसे अधिकार किसी के खेत में अधिक मिट्टी है तो आपने अधिकार शुल्क लिया कि भाई हम अपने खेत में मिट्टी बनाएंगे, मिट्टी से ईंटा बनाएंगे। तो ईंटा बनाने के लिए भी वो कहेगा ये सेम प्रक्रिया होगा, अधिकार शुल्क लगेगा, मिनिमम रेट फिक्स करेगा, शॉर्ट वर्किंग रिकूपर्ड प्लस भी उसके साथ रहेगा। और शॉर्ट वर्किंग ऑन रिकूप्ड के भी ऐसा ही सेम सिचुएशन होगा, ठीक है। और तेल के कुएं से भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहीं खाना मतलब तेल का कुआं रहेगा, उससे आपको माल निकालना है तो कितने रुपये प्रति टन, सेम यही सब यही रहेगा, सेम टू सेम। बस थोड़ा सा इनका प्रकार बदलते जाएगा, कभी तेल में आएगा, कभी खान में आएगा, कभी कॉपीराइट में आएगा, कभी पेटेंट से आएगा, कभी तेल के कुआं से आएगा, या कुछ ही तरह साथ रहेगा। देखिए लेकिन सब पे एक बात पे आकर निर्भर करता है कि जितना बिक्री होगा, जितना माल निकालेगा उसी के अनुसार ही रॉयल्टी देगा। और एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम रेंट, ठीक है बाबू, मिनिमम रेंट, ठीक है। ये जो मिनिमम रेंट है ना, ये अगर रॉयल्टी से कम है, रॉयल्टी अगर इससे कम है, देखिए मिनिमम रेंट से यदि रॉयल्टी कम है, ये दोनों खूब बढ़िया ध्यान से समझिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन सभी लोग यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं। जो मिनिमम रेंट है और रॉयल्टी का जब बात आएगा तो यदि मिनिमम रेंट अधिक है रॉयल्टी से, यदि मिनिमम रेंट अधिक है किससे, रॉयल्टी से, तो मिनिमम रेंट पे किया जाएगा। और मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक है, मिनिमम रेंट जो है इससे अधिक रॉयल्टी है तो रॉयल्टी पे किया जाएगा। किसको, जो लैंड लॉर्ड है, भूस्वामी है, उसको क्या किया जाएगा बाबू, पे किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जनरल एंट्री के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।